First of all, very good morning class. Here I am going to start with the topic fertilization and implantation. In previous class I have discussed about what is spermatogenesis and oogenesis and how it regulated by different हार्मोन्स. तो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज जैसे टेस्टिकुलर हार्मोन है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है तो पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट कर रहे हैं, देन टेस्टिकुलर हार्मोन रेगुलेट कर रहे हैं, देन oogenesis प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन भी हैं, साथ में ओवेरियन हार्मोन भी हैं. तो हार्मोनल रेगुलेशन तक डिस्कस हो चुका था और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो चुकी थी. नाउ इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. fertilization and implantation. फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में कैसे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो एक बार रिवाइज में करा दे रही हूँ. मेल यहाँ पे टॉपिक, देन यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. मेल गैमेट दैट इज स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एंड यहाँ पे ओवम बाय oogenesis प्रोसेस. अब ये फॉर्मेशन हो गया है, देन इनका स्पर्म का ट्रांसफर होगा, स्पर्म का ट्रांसफर होगा, देन ये कहाँ मीट करेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली ट्रांसफर होने चाहिए. फॉर एग्जांपल ओवम का फॉर्मेशन ओवरी में होता है और स्पर्म इन मेल, तो यहाँ पे ओवम भी फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन यूट्रस का पार्ट फैलोपियन ट्यूब. अब फैलोपियन ट्यूब में ओवरी से ओवम भी साइमल्टेनियसली ट्रांसफर होना चाहिए और एम्पिलरी रीजन में आना चाहिए. इसके साथ में जो स्पर्म है सर्विक्स और यूट्रस से होते हुए एम्पिलरी रीजन में आना चाहिए. तो दोनों साइमल्टेनियसली आएंगे तभी, और टाइमिंग सेम होनी चाहिए तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के लिए दोनों जो गैमेट्स हैं दोनों एक सिमिलर पोजीशन पे, सिमिलर प्लेस पे, साथ में सिमिलर टाइमिंग भी होनी चाहिए तभी फर्टिलाइजेशन होगा. नाउ अब इस प्रोसेस में जब गैमेट दोनों आ जाते हैं एम्पिलरी रीजन में, तो यहाँ पे जो ओवम है, ओवम के पास mainly three membrane, irregular, outer irregular is zona radiata and inner is corona radiata and zona pellucida. Outer is radiata and innermost is zona pellucida. देन इसके बाद जोना पेलुसिडा के बाद व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, प्री व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, प्री व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और सेंटर में साइटोप्लाज्म. यहाँ साइटोप्लाज्म दैट गैमेट है तो यहाँ इन सेंटर न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस and cytoplasm. Nucleus, then here is cytoplasm. तो ये इतना कंटेंट ओवम का होता है. देन स्पर्म में कौन कौन से कंटेंट होंगे,
माइटोकॉन्ड्रिया होगा फॉर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। स्पर्म में तो स्पर्म में क्या कौन कौन से रीजन होंगे? फ्लैजेला फॉर स्विमिंग और सेंटर में न्यूक्लियस, देन एक्रोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए। स्विमिंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए इस स्पर्म को वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू इसे प्रोवाइड की जाएगी ना। अब जब ये रीच कर जाते हैं सर्विक्स से होते हुए यूट्रस, देन फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी रीजन में। एम्पुलरी रीजन में क्या होता है, जैसे ही रीच करते हैं तो ओवम और स्पर्म इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे फ्यू केमिकल होते हैं लॉक और की मॉडल की तरह। तो यहाँ पे इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन करने के बाद जो एक्रोसोम रीजन होगा इस स्पर्म का, यहाँ पे पहले से एंजाइम होते हैं जो कोरोना रेडिएटा की मेम्ब्रेन को मेल्ट कर देते हैं। यहाँ पे मेल्टिंग होती है, देन मेल्टिंग करने के बाद ये स्पर्म एंटर करते हैं और एंटर करने कोरोना रेडिएटा क्रॉस कर जाते हैं, देन जोना पेलुसिडा क्रॉस करते हुए ये साइटोप्लाज्म में चले आते हैं स्पर्म। साइटोप्लाज्म में अब इसके पास एक्रोसोम नहीं है। एक्रोसोम सिर्फ किस लिए था? ताकि कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और व्हाइट लाइन, प्री व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस किया जा सके। अब ये क्रॉस करने जब कर लेते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे इनकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो मेल्ट कर जाती है और न्यूक्लियस ट्रांसफर कर दिया जाता है स्पर्म का। सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसफर किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और बाकी जो पार्ट है जैसे फ्लैजेला और माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सभी बाहर रह जाते हैं। साथ में इसके साथ में सेंट्रियोल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड देन डिस्टल सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल स्पर्म के पास होते हैं। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वही सिर्फ न्यूक्लियस के साथ ट्रांसफर होता है यहाँ पे, और न्यूक्लियस के साथ ट्रांसफर होने के जो मेन रीजन है वो ये है कि फ्यूजन के बाद जब सेल, अभी ये सिंगल सेल है, ओवम सिंगल सेल है, लेकिन जब न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा और डिप्लॉयड सेल कंटेंट जो है या क्रोमोसोम ये डिप्लॉयड हो जाएगा, देन इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे डिवीजन, रैपिडली डिवीजन होगा, क्लीवेज जिसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लीवेज प्रोलिफरेशन के साथ डिफरेंशिएशन भी होता है, सिर्फ सेल डिवीजन नहीं होता है और डिफरेंशिएशन होता है। तो इस वजह से इस फिनोमेना को क्लीवेज यहाँ पे बोला जाता है ना। क्लीवेज करने के लिए सेंट्रियोल की जरूरत पड़ती है, और ये सेंट्रियोल कहाँ से मिलता है? ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है जो स्पर्म से आता है। तो स्पर्म के इस सिर्फ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और न्यूक्लियस के सिवा जितने भी पार्ट हैं, एक्सेसरी पार्ट जो हेल्प करते हैं जैसे स्विमिंग के लिए, वो सभी बाहर रह जाते हैं। सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग। अब एग के साइटोप्लाज्म में जब न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाएगा, देन इसके बाद जो अब फर्टिलाइजेशन क्या है? सिंपली फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दैट इज क्या? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग या ओवम। तो यहाँ पे सिर्फ फ्यूजन हो रहा है, तो इसे क्या बोला गया है? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, फिर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं, न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं, देन डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अभी भी सिंगल सेल है, तो अभी क्लीवेज नहीं हुआ है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या है? सिंपली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट।
स्पर्म एंड ओवम। अब इस इतनी प्रोसेस के बाद जब क्या बनता है, जाइगोट बनता है जो डिप्लॉयड कंडीशन है लेकिन सिंगल सेल। सेल कंटेंट अभी भी एक ही है और न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं, इसलिए 2 न्यूक्लियाई नहीं बोला जाएगा, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियाई। जाइगोट में सिंगल न्यूक्लियाई विथ सिंगल सेल। Form with single nuclei with single cell। सिंगल सेल, तो सिंगल सेल के साथ सिंगल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। देन इसके बाद जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होता है। अब जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होगा जिसे सेल डिवीजन नहीं क्लीवेज सिंपली बोला जाएगा, क्योंकि प्रोलिफरेशन के साथ डिफरेंशिएशन भी होता है। तो यहाँ पे जब फ्यूजन के बाद अब यहाँ जाइगोट बनेगा, और जाइगोट कैसा है, ये जाइगोट सिंगल न्यूक्लियाई के साथ, सिंगल न्यूक्लियाई के साथ, लेकिन क्या है, डिप्लॉयड कंडीशन, 2n क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे डिवीजन होता है, देन कन्वर्ट इनटू टू सेल स्ट्रक्चर, देन अभी भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है और क्लीवेज हो रहा है। तो यहाँ पे 2 सेल स्ट्रक्चर के बाद 4 सेल स्ट्रक्चर, देन 4 सेल के बाद 8 सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। अब 8 सेल स्ट्रक्चर से 16 सेल स्ट्रक्चर ये बन जाते हैं। 16 सेल स्ट्रक्चर, अब 16 सेल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, मॉरुला, इसे मॉरुला स्ट्रक्चर बोला जाएगा। मॉरुला स्ट्रक्चर के बाद ये जो सेल्स इसमें बनते हैं और डिफरेंट सेल जो होते हैं इन्हें बोला जाता है ब्लास्टोमियर। अब यहाँ पे अगर यूट्रस में देखा जाए तो यूट्रस में कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे A, B, C, D, E। तो अगर ये एम्पुलरी रीजन में इनका फॉर्मेशन, सबसे पहले फ्यूजन होगा, देन एम्पुलरी रीजन में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, देन ये मूव करते रहते हैं यूट्रस में, क्योंकि इम्प्लांट करते हैं इन एंडोमेट्रियम वॉल पर। एंडोमेट्रियम वॉल पे इनका इम्प्लांटेशन होता है। तो यहाँ पे ए है
जो जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एम्पिलरी रीजन, देन ये मूव करते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे इस तरीके से, देन बी एंड सी डी एंड ई। फाइनली जब ई आएगा तब तक ये जब तक ये 16 सेल स्टेज आएगा या मॉड्यूलर स्टेज आएगा तब तक ये एंडोमेट्रियम वॉल तक आ चुके होंगे। अब इनका इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन करने से पहले क्या होता है कि जब ये यहाँ पे अटैच होते हैं तो अब इनका, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया है, अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। ये सेल डिफरेंशिएट करके टू स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दैट इज एक लेयर बनाएंगे और एक इनर सेल मास बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, हियर इट इज लेयर, मल्टी सेल लेयर, मल्टी सेल लेयर, साथ में इनर सेल मास। जो 16 सेल स्ट्रक्चर है मॉड्यूला की, इसमें क्या हो गया है, सिंपली यहाँ पे अभी सिर्फ डिवीजन हो रहा था, अब डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन में सेल अलग अलग मतलब चेंज होके, डिफरेंशिएट होके और एक क्लस्टर बना लेती हैं, जिस सेल मास बना लेते हैं उन्हें इनर सेल मास, और आउटर मेम्ब्रेन जो बनाते हैं इन्हें बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर। आउटर सेल लेयर को जो डिफरेंशिएट होके इनलाइन हो जाती है, अरेंज हो जाती है, अरेंजमेंट हो जाता है यहाँ पे सेल का, वो कैसे एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। मेम्ब्रेन लाइक होता है। देन इनर सेल मास, सेकेंड इज इनर सेल मास, सेल मास, इनर सेल मास का फॉर्मेशन होता है। अभी ये 16 सेल है, देन कन्वर्टेड इनटू 32 सेल। अब इसको क्या बोला जाएगा, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। मॉड्यूलर स्टेज के बाद मॉड्यूलर स्टेज के बाद 16 सेल स्ट्रक्चर है। 16 सेल स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएशन होता है, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है। देन प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन के बाद क्या होती हैं, सेल अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होके डिफरेंशिएट होके टू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज वन तो लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वन लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। देन इसे क्या बोला जाता है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और सेकंड क्या करते हैं, इनर सेल मास का फॉर्मेशन होता है, जिससे इनर सेल मास कहा जाता है। नाउ होल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट, विच इज 32 सेल स्ट्रक्चर। अब 32 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे इम्प्लांट कर जाएगा इस यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर के एंडोमेट्रियम वॉल के पास जब ये अरेंज हो जाएंगे, इम्प्लांटेशन में क्या होगा, जितनी भी यूट्रस मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, एंडोमेट्रियम वॉल सेल, यहाँ पे यूट्रस है। नाउ एफ एंडोमेट्रियम वॉल, यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल में ये ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला आके इम्प्लांट, मतलब कि अभी यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, सिर्फ अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है। इम्प्लांट करने के लिए क्या होगा, जितनी भी जो एंडोमेट्रियम वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल की सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे और डिवाइड करके यहाँ पे इसके आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब फाइनली इसे इम्प्लांटेशन कहा जाएगा। क्यों इम्प्लांटेशन, मतलब सिक्योर हो गया है, एम्बेडेड कर गया है इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल में जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, यही इम्प्लांट कैसे करेगा, एम्बेडेड हो जाएगा और फिर यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल की सेल
तेजी से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगी और डिवाइड करके एक लेयर का फॉर्मेशन इनके चारों तरफ बना लेंगे। यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल की सेल डिवाइड करके इनके ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ वॉल बना लेंगे। नाउ अब ये इम्प्लांट कर जाएगा एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन के बाद अब यहाँ पे फिर से डिवाइड करते हैं एंडोमेट्रियम वॉल, यही कवरिंग डिवाइड करती है और विलाई का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। विलाई जिसे बोला जाता है कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन क्यों होता है? ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अभी यूट्रस की इनर मेम्ब्रेन क्या करते हैं, ये भी कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करते हैं। देन यहाँ पे कोरियोनिक विलाई ये क्या करते हैं, एक दूसरे में इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। अरेंज होके ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। प्लेसेंटा क्या करता है, मदर से बेबी को मदर यूट्रस से जोड़ने के लिए हेल्पफुल होता है। देन ये प्लेसेंटा जो फीटस है उसके एम्बेलिकल कॉर्ड से जुड़ जाता है और इसके थ्रू न्यूट्रिशन इस फीटस को प्रोवाइड होता है। देन एंटीबॉडीज और अदर सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन, एंटीबॉडीज और मिनरल ये सभी ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं इस फीटस में, डेवलपिंग फीटस के अंदर। अब जो एम्ब्रियो है वो स्टार्ट हो जाता है डेवलप करना एम्ब्रियो। फिर फाइनली 1 मंथ, देन 2 मंथ, 12 मंथ तक 12 वीक तक पूरा लिम्स और जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यू सिस्टम है, सबका फॉर्मेशन हो जाता है 12 वीक तक। तो ये सभी कैसे फॉर्म कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन है वो मदर से फीटस तक लाने के लिए प्लेसेंटा रिस्पॉन्सिबल है। ये फीटस के एम्बेलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है और एम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू जो न्यूट्रिशन है वो फीटस तक प्रोवाइड कराता है। इसके साथ में जो इस फीटस में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और वेस्ट मटेरियल रिलीज हो रहा है वो भी इस प्लेसेंटा में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। देन प्लेसेंटा के थ्रू मदर में, एंड मदर इसको आइदर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू बाहर निकाल देती है। देन एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं इस वेस्ट प्रोडक्ट को। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है ना। अब यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है इससे अटैचमेंट होता है इस एंडोमेट्रियम वॉल को, जो ब्लास्टोसिस्ट पे प्रेजेंट होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट पर कहाँ ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम वॉल पे इस वजह से फिक्स कर पाते हैं क्योंकि जो एंडोमेट्रियम वॉल की सेल है वो रैपिडली डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं और एक कवरिंग का फॉर्मेशन होता है। देन माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होता है और माइक्रोविलाई कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे भी जो यूट्रस वॉल है वहाँ पे भी माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होता है। दोनों एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट के थ्रू प्लेसेंटा देन कन्वर्ट इनटू प्लेसेंटा और प्लेसेंटा इसको फीटस को मदर से जोड़ने का वर्क करता है। यहाँ पे प्लेसेंटा एम्बेलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, फीटस के एम्बेलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है और एम्बेलिकल कॉर्ड्स को उसके थ्रू जो भी मदर न्यूट्रिशन ले रही है प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन एंड एंटीबॉडीज दैट इज IgG ये ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि ये जो फीटस है ये इम्यून रहे डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरिया से। इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है थ्रू मदर के थ्रू। देन न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। ये सभी डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोवाइड और इसके साथ जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो कैल्शियम हो, फॉस्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, ये सभी मिनरल्स प्रोवाइड किए जाते हैं प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस में। अब इसके बाद जो डिफरेंट ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के से भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज करते हैं ताकि ये प्रेगनेंसी है इसे मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा रीजन से डिफरेंट हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। वो हार्मोन
कौन कौन से हैं? तो हार्मोन जो मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को, RSCG, that is human chorionic gonadotropin हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसके साथ HPL, that is human placental lactogen। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। तो इस तरीके से ये जो हार्मोन है, इसके साथ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन है, फीडिंग है, लैक्टोजेन से इंडिकेट हो रहा है, ये मिल्क प्रोडक्ट है, तो मिल्क प्रोटीन कंटेनिंग हार्मोन है। तो यहाँ पे जो डेवलपिंग फीटस है, इससे फीड कराने के लिए ये हार्मोन रिलीज होते हैं। देन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये क्या करते हैं, ये भी प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं, प्लेसेंटल हार्मोन है दोनों, ये प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं और ये प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं। साथ में गोनैड्स का भी फॉर्मेशन कर, गोनैड्स को स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर फीमेल चाइल्ड अगर है तो वहाँ पे फीमेल चाइल्ड में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही गोनैड्स का फॉर्मेशन होता है, और गोनैड में फॉर एग्जाम्पल ओवरी का फॉर्मेशन हो रहा है। ओवरी में डिवीजन, जो जर्म सेल है वो डिवाइड करती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही, और यहाँ पे जर्म सेल डिवाइड करके माइटोसिस, देन oogonia में माइटोसिस डिवीजन कैरिड आउट होता है। माइटोसिस डिवीजन के बाद oogonia में माइटोसिस डिवीजन होता है, देन माइटोसिस डिवीजन के बाद मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन के फर्स्ट में ही सीज हो जाते हैं। मतलब कि डिवीजन स्टार्ट हो जा रहा है, कैसे हो रहा है, गोनैड्स का डेवलपमेंट हो चुका है तभी हो रहा है, और ये कैसे, ये रेगुलेशन कैसे मेंटेन होता है, थ्रू ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो मियोसिस, जो जर्म सेल्स है मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट में कैसे जा पाते हैं, इसी हार्मोन के थ्रू, जो बाद में FSH LH एस्ट्रोजन के थ्रू रेगुलेट होते हैं अदर। लेकिन इस समय एम्ब्रियो में कौन इसे रेगुलेट करेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ना इसके बाद लैक्टोजेन या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ये फीडिंग के लिए होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और कौन से हार्मोन बहुत हाई रहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए हार्मोन है, मेंटेन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होते हैं, ओवरी में जो कार्पस ल्यूटियम है तो वहाँ से सिक्रीट होंगे, और ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है। तो हार्मोन, तो इसका ये कैसे मेंटेन करते हैं, ये एंडोमेट्रियम वॉल को प्रॉपर मेंटेन करने का काम करेंगे। अगर एंडोमेट्रियम वॉल मेंटेन रहेगी तो दैट मीन कि फीटस भी वहाँ पे डेवलप करेगा और मेंटेन रहेगा, फीटस का डेवलपमेंट मेंटेन रहेगा ना। इसके साथ कुछ बहुत और भी हार्मोन होते हैं, फॉर एग्जांपल थायरॉक्सिन,
थायरॉक्सिन, देन एस्ट्रोजेन, ये भी प्रेगनेंसी के टाइम हाई हो जाते हैं। जो इनका अमाउंट एस्ट्रोजेन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये कई फोल्ड हाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है और मेंटेन करने के लिए थायरॉक्सिन क्या करते हैं, ये थायरॉक्सिन जो T3 T4 होते हैं थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, ये क्या करते हैं, जो डेवलप होते हैं डिफरेंशिएशन, मेनली डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये थायराइड ग्लैंड्स हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। डिफरेंशिएशन कैसे, अगर एग्जांपल अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो जो फीटस है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, वो वहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे आयोडीन नहीं होता है, तो आयोडीन एनिमल, फॉर एग्जांपल जैसे एक्सोलोटल लार्वा क्या होता है कि उस वहाँ पे थायरॉक्सिन नहीं होने की वजह से, हार्मोन नहीं होने की वजह से वो एज सच लार्वा की तरह दिखता है और उसका डिफरेंशिएशन मतलब एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता, मतलब एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है जो एक्सोलोटल लार्वा है। सिंपली यहाँ पे भी थायरॉक्सिन कई फोल्ड तक इंक्रीज कर जाता है, जिसके थ्रू जो फीटस है वो डेवलप कर सके, जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करके फीटस, फुल डेवलप्ड फीटस का फॉर्मेशन हो सके। तो डेवलपमेंट के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए थायरॉक्सिन जरूरी है और इस वजह से जो प्रोजेस्ट्रॉन है मेंटेनेंस, दैट इज थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सभी हार्मोन कई फोल्ड मतलब मैनी फोल्ड तक इंक्रीज कर जाते हैं अब प्रेगनेंसी के टाइम। तो इसलिए ये फीटस डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउ इन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा।